बीजेपी एमएलसी ने एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी एमएलसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। एमएलसी उमेश द्विवेदी ने यह पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। विकास दुबे के भाई पत्नी पर केस खत्म करने की मांग की है। केस खत्म करने की मांग की है। पत्र में लिखा है, फर्जी केस में पति पत्नी को फंसाया गया, पुलिस इनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। ये एमएलसी ने लिखा है, ये बीजेपी के एमएलसी हैं और उन्होंने ये पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा और कहा कि फर्जी केस में फंसाया जा रहा है और इस केस को खत्म करने की मांग की है। विकास दुबे के भाई और पत्नी पर केस खत्म करने की मांग की है। पत्र में लिखा कि फर्जी केस में फंसाया गया है पति पत्नी को, यानी कि विकास दुबे के भाई को और पत्नी को। बीजेपी एमएलसी इस बात को कह रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, जहां एक तरफ विकास दुबे पर, विकास दुबे के सहयोगियों पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है और इस बीच में जांच का दायरा विकास दुबे के भाई पत्नी तक पहुंचा और इस मामले में बीजेपी के एमएलसी विकास दुबे के भाई के सपोर्ट में एक पत्र लिखते हैं और कह रहे हैं कि पुलिस झूठे केस में फंसा रही है। ये अपने आप में सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। पुलिस पर प्रश्न चिन्ह की पुलिस फर्जी मुकदमों में फंसाती है। क्या एमएलसी ये कहना चाह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं प्रदेश में और विकास दुबे के भाई पर ये फर्जी मुकदमा है, विकास दुबे के भाई की पत्नी पर ये फर्जी मुकदमा है, जिसे वापस लेने की और खत्म करने की मांग की गई है बीजेपी एमएलसी के द्वारा। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया है, लिखा है उन्होंने। देखिए पूरा का पूरा लेटर हम आपको दिखा रहे हैं और जो मेन पॉइंट्स है वो हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। अनर्गल मुकदमे लगे हैं, उच्च स्तरीय जांच की जाए। अनर्गल मुकदमे लगे हैं, ये बात कह रहे हैं बीजेपी एमएलसी। मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग इसमें उन्होंने की है। ये वो लेटर है, ये वो लेटर जो लिखा गया है, विवेचना करवाकर समाप्त करवाने की मांग की है इन मुकदमों की। चले आगे बढ़ते हैं। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से पोर्टफोलियो का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन तीरथ सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को यह नहीं पता कि उनके पास कौन सा विभाग होगा। मंत्री विभागों के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं और अभी विभागों के बंटवारे को हरी झंडी नहीं मिली है। कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया था, उसके बाद से लगा था कि शायद पूरी की पूरी तस्वीर सोमवार को ही साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्रियों के पोर्टफोलियो अभी तक बंटे नहीं हैं। तीरथ सरकार में हो सकता है कि आज ये बांटे जाएं, लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि कल के दिन ऐसा लगा था। मुख्यमंत्री सुबह सुबह मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बात कही कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी मीडिया के माध्यम से, और कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स ने भी यही बात कही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम तक भी इंतजार किया जाता रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, इस बात की संभावनाएं कितनी हैं कि आज पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा? जी राजीव, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि जिस तरह से प्रदेश में नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और नए मंत्रियों की भी ताजपोशी हुई, जो तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद में करीब 5 से 6 दिन हो गए हैं। अब मंत्रिमंडल तो बट गया है, विस्तार भी हो चुका है, लेकिन आवंटन विभागों का नहीं हुआ है। तमाम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री इस बात का इंतजार कर रहे हैं आखिरकार उनके पास में कौन कौन सी विभाग अब तीरथ सिंह सरकार के आने वाले हैं। लिहाजा थोड़ा सा अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि जो पूर्व में जो भी जिस मंत्री के पास में विभाग थे वह यथावत रहने वाले हैं, लेकिन 1-2 विभाग और भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएं। लेकिन इंतजार करना पड़ रहा है और जो जानकारी आज मिल रही है राजीव कि आज तीरथ सिंह सरकार के जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा है, कहीं ना कहीं आज हो सकता है। जानकारी ऐसी मिल रही है, गोपन विभाग की ओर से भी ये जरूर माना जा रहा है, उसकी ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री, सवाल ये है कि यही बात कल भी कही गई थी और कल जब मुख्यमंत्री और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, ऐसा लगा था कि सोमवार शाम तक तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये स्थिति कैसी है? बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि आपको मालूम है कि आपके कैबिनेट के मिनिस्टर्स कौन है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उनको कौन सा विभाग देना है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहां पर पेच फंस रहा है? कौन किस रेस में है? राजीव देखिए एक बड़ा सवाल है कि अब राज्य सरकार के सामने
1 साल शेष है और नए प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ये ऐलान कर चुके हैं कि जितने भी पाइपलाइन में विकास की योजनाएं हैं उनमें तेजी लाई जाएगी। अब लेकिन ऐसे आप देखिए कि 5 से 6 दिन अब सरकार के नए मुखिया को बने हुए हो गया है और 5 से 6 दिनों के बीच में भी अब तक विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। तो ये जरूर माना जाए कि कहीं ना कहीं किसी विभाग पर पेंच जरूर फंसा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि केंद्रीय आला कमान की ओर से हरी झंडी अभी तक नहीं दी गई है, जिसके चलते विभागों की आवंटन को लेकर लेट लतीफ़ी हो रही है। और ये जरूर माना जाए कि तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, हालांकि अब तीरथ सरकार में करीब 4 मंत्री ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं, उनको क्या विभाग दिए जाएंगे। और मैं ये भी बताऊं कि करीब पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पास में करीब 40 से ज़्यादा ऐसे विभाग थे जो मुख्यमंत्री के पास थे। अब ऐसे में 4 नए चेहरे अब मंत्रिमंडल में शामिल है, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के विभाग हैं उनमें से कुछ कटौती जरूर होगी, क्योंकि 4 मंत्रियों को नए विभाग दिए जाएंगे। तो ऐसे में राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, टकटकी इस बात के लगा रहे हैं कि आखिरकार कब विभागों का आवंटन होगा। मुख्यमंत्री इस बात का ये भी ऐलान कर चुके हैं कि जितनी भी पाइपलाइन की विकास की योजनाएं हैं जो लंबित रही हैं या फिर गतिमान हैं, उनको जल्द से जल्द धरातल पर लाया जाए। लोगों के संबंधी जितने भी विकास की योजनाएं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन जिस तेजी से मुख्यमंत्री का नाम बदला गया, जिस तेजी से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन अब ये ढील ढिलाई कहीं ना कहीं किसी कारण पर पेंच फंसता जरूर नजर आ रहा है राजीव। और इंतजार करना इस बात का है कि क्योंकि लगातार ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि प्रतिदिन, यानी कल का दिन भी ऐसे निकल गया और आज भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज भी मंत्रिमंडलों के विभागों के आवंटन की होने की संभावना बनी हुई है राजीव। संभावना बनी हुई है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तीरथ सरकार में पोर्टफोलियो अभी तक नहीं मिले हैं और उसी का इंतजार किया जा रहा है और कहीं पेंच तो फंसा है, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी मंत्रियों से एक एक कर विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत की थी, जिसके बाद मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री को अपने दिल की बात बताई और अपनी चाहत के मुताबिक विभाग मांगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सबसे विधायकों से अलग अलग से मिले और उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से विभागों के नाम दीजिए जिसकी रुचि है। तो सभी मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से जिसमें काम करने में उनका अनुभव है वो हिसाब से नाम दिए। मैं पहले मैंने कहा कि जो विभाग पहले मेरे थे उन्हीं को यदि दिया जाए तो मुझे ठीक है, ये कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लगातार 3 बार के विधायक गणेश जोशी को इस बार तीरथ कैबिनेट में जगह मिली है। गणेश जोशी ने अपने लिए सैनिक कल्याण विभाग की पेशकश की है। गणेश जोशी ने कहा कि वो लगातार सैनिकों के बीच में रहकर काम करते आए हैं और सैनिकों की समस्याओं का निराकरण उनकी प्राथमिकता होगी। अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन तो निश्चित है कि सैनिक कल्याण तो मुझे मिलना ही है एक सैनिक के नाते। मैंने प्रदेश के सभी लोगों की चिंता करनी है, लेकिन सैनिक कल्याण जो कि मेरी चॉइस है, यहाँ पर 13% से अधिक भूतपूर्व सैनिक लाकर रहते हैं और मैं लगातार उनके बीच में काम करता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं, हमने पूर्ति विश्वास में सरकार भी मैंने कई निर्णय उनके पक्ष में करवाए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सर, आपकी निगरानी में सारे काम हो गए, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बटे, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए। नहीं, ये पोर्टफोलियो बांटना और काम लेना ये मुख्यमंत्री का काम है और मुख्यमंत्री जी इस काम को जल्दी ही करने वाले हैं। ये अधिकार हमने मुख्यमंत्री को दिया है कि आपको परफॉर्मेंस जो देनी है, जनता के हित में क्या बढ़िया से बढ़िया अच्छा काम किया जा सकता है, उस प्रकार से आप उसका वितरण करें। तो कब तक माने कि कब तक पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, देरी का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पर। जल्दी 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, मेरा मानना तो ये है, लेकिन जैसे भी मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं। 3 सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बंगाल के पुरुलिया से शुरुआत होगी मुख्यमंत्री के इस दौरे की।
इस कार्यक्रम की जनसभाओं की शुरुआत होगी पुरुलिया से। पुरुलिया जिले में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो बांकुड़ा जिले में पहुंचेगा, जहां रायपुर में और पश्चिम मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे पहले पुरुलिया जाएंगे। यहां पर बताया जाता है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को यहां पर भुनाने की कोशिश होगी। 3 सभाओं को संबोधित करेंगे और पुरुलिया से शुरुआत होगी। कुल 9 सीटें बताया जाता है कि इस हिस्से में आती हैं। 7 पर हालांकि टीएमसी का कब्जा है, बाकी पर कांग्रेस है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे लीडर्स लगातार इस हिस्से में पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि क्रांति की धरा बंगाल में आज पुनः पहुंचूंगा और ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर में जाऊंगा। यहां पर जनता को संबोधित कर आप सभी के मध्य अपनी बात को रखूंगा। ये उन्होंने लिखा कि बंगालवासी भाई बहनों के बीच में रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और जनसभा को संबोधित करके आप सभी के मध्य अपनी बात को रखूंगा। मुख्यमंत्री ने बता दिया कि वो पहुंच रहे हैं। 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, हालांकि थोड़ी सी देरी इसमें जरूर हुई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 12 बजे तक पुरुलिया में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अभी तक शुरुआत इसकी नहीं हुई है, थोड़ा सा डिले है और 1 से 2 बजे तक फिर दूसरी सभा को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद मेदिनीपुर में तीसरी रैली को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, यानी कि एक घंटे का ये कार्यक्रम, ये अंतराल 1 घंटे ये उनकी जनसभा चलने वाले हैं। बंगाल के रण को जीतना चाह रहे हैं बीजेपी, बेहतरीन प्रदर्शन अपना करना चाह रहे हैं, पूरा दमखम लगाया जा रहा है। स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची है और स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी बहुत ऊपर है। ऐसे में उनकी आज 3 जनसभाएं। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल पर पहुंच गया है और प्रदेश में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड की ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सोमवार की बात करें तो एक बार फिर से 3 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की ये वैक्सीन लगी। तो वैक्सीन के मामले में अव्वल उत्तर प्रदेश। रविवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दिन, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। हर दिन 3 लाख वैक्सीन लगे, ये लक्ष्य रखा गया है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा प्रदेश और ऐसे में सभी को वैक्सीन लगानी है, लक्ष्य यही है। और ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब जो रेट्स हैं वो तय कर दिए गए हैं, वहाँ से भी लग रहे हैं। CHC, PHC में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को सोमवार के दिन वैक्सीन लगी और यही लक्ष्य है कि 3 लाख लोगों को हर दिन कम से कम कोविड की ये वैक्सीन लगे। और कोविड वैक्सीन के 2 टीके लगाए जाने हैं, पहला टीका और उसके बीच में दूसरे टीके के बीच में अंतराल होता है करीब 28 दिन का। तो पहली वैक्सीन अब तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है और लक्ष्य है कि इसको और तेज किया जाए। अभी भी उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से बहुत आगे है कोविड वैक्सीन लगाने के मामले में। रविवार को छोड़कर हर दिन उत्तर प्रदेश में कोविड की वैक्सीन लग रही है। वैक्सीनेशन में यूपी अव्वल पर। हर दिन कोविड की वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश की बात करें तो अव्वल पर पहुंच गया है। कोरोना के केसेस एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। ऐसे में सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम वक्त में कोविड की वैक्सीन लग जाए, टीका लग जाए और उत्तर प्रदेश इस रेस में भी आगे है। अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। बाइक पर, बुलेट पर स्टंट करती युवतियों पर एक्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, वो स्टंट करती तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सवाल उठाए और गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का असर यह हुआ है कि बुलेट गर्ल्स पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मामले में संज्ञान ले लिया है एसपी ने। मामले में एसपी ने संज्ञान ले लिया है और एबीपी गंगा की खबर का असर है कि 11,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है इन युवतियों पर जो बुलेट पर स्टंट करते दिख रहे हैं।
देखिए कांधे पर दूसरी युवती को बिठा रखा है, फिर 3 युवतियां एक बुलेट पर हाथ छोड़कर बुलेट चलाए जा रहे हैं। ये स्टंट की एक तस्वीर ये भी है। और अब इस मामले में एक्शन हुआ है। इस मामले में कार्रवाई ये हुई है कि 11,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है युवतियों पर। बहुत बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। हम सुबह से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि इन पर कार्रवाई कब होगी। और एसपी ने मामले पर संज्ञान लिया। संज्ञान लेते इन पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ये युवतियां स्टंट कर रही थी, जान जोखिम में डाल रही थी अपनी भी, और सड़क पर चलते, राह पर चलते दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन खबर का असर, एबीपी गंगा की खबर का असर, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। 11,000 रुपए का जुर्माना लग गया है मोटरसाइकिल पर स्टंट करती इन लड़कियों पर। इस वक्त की बड़ी खबर इन बुलेट गर्ल्स पर एक्शन हुआ है। एसपी ट्रैफिक ने इस मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। बुलेट पर 2 लड़कियों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस बुलेट का ई चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। बुलेट पर 2 लड़कियों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस बुलेट का ई चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है।